साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका और साथ ही साथ इजराइल के बीच में एक बार फिर से स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर ऐसा बयान दिया गया जिसे लेकर यह माना जा रहा है कि हालात और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के समर्थन में आयोजित एक टेली रैली में यह कहा कि अमेरिका अगले 2 हफ्तों के भीतर ईरान पर पूर्ण विजय की घोषणा कर सकता है। अब ट्रंप के मुताबिक ईरान अब बातचीत की मेज पर आने को तैयार है और वो ऐसी डील करना चाहता है जिसमें उसके पास किसी भी तरह का परमाणु हथियार ना हो। अब ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान के सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है और इसी दबाव का असर अब बातचीत में दिखाई दे रहा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये कहते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए तैयार है और वो अमेरिका को अपनी शर्तों के मुताबिक आश्वासन देने को भी राजी है। ट्रंप ने यह दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा समीकरणों को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि ईरान की ओर से ट्रंप के इन दावों पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा समझौता होता है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब दुनिया की नजर अगले 2 हफ्तों पर टिकी हुई है जब ये साफ होगा कि ट्रंप का पूर्ण विजय का दावा सिर्फ राजनीतिक बयान है या फिर वास्तव में कोई ऐतिहासिक परमाणु समझौता आकार ले सकता है। यानी कि एक तरफ देखिए, लगातार ये माना जा रहा है कि फिर से युद्ध की शुरुआत हो सकती है क्योंकि ईरान लगातार बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर किया गया, इसके बाद इजराइल की ओर से पलटवार किया गया और अब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा किया गया कि 2 हफ्तों के भीतर पूर्ण विजय कर लिया जाएगा ईरान पर, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आगे क्या रणनीति हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की। क्या ये सीधे तौर पर प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर करने की कोशिश हो रही है या फिर कुछ और रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर जनरल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। एक तरफ तो हम लगातार देख रहे हैं सर, जो 40 दिनों की जंग चली थी इसके बाद फिर से स्थिति खराब हो गई है। सीज फायर समझौता होने के बावजूद भी बमबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के भीतर हम ईरान पर पूर्ण विजय हासिल कर लेंगे, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? That's a big deal. कि शायद विन विन सिचुएशन के बारे में रहा हो, यानी कि वो ईरान से ये समझौते में ले लें लिखकर कि वो कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा और बदले में उसकी सैंक्शंस को कम कर दें और जो उसका अमाउंट फ्रीज है उसको डीफ्रीज कर दें। ऐसे में दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन ये विन विन सिचुएशन अगर हुई तो ऐसी ही होगी जैसे एक हलवाई और फूड इंस्पेक्टर के बीच में अगर विन विन सिचुएशन हो जाए तो नुकसान उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को होता है। इस केस में वो कंज्यूमर इजराइल होगा। लेकिन ये जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसके बाद से तो पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। जैसे बाढ़ आने के बाद पता नहीं लगता कि अगले 5 मिनट में कितना पानी और बढ़ जाएगा, ऐसे ही जब उन्होंने ये बात कही थी कि अगले 2 हफ्ते में मैं पूर्ण विजय की घोषणा करने वाला हूं ईरान के ऊपर, उसके बाद उनके एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। हालांकि ईरान ने कहा कि मैंने इसको नहीं मार गिराया, लेकिन उसके रिवेंज में अमेरिका में यानी कि सेंटकॉम ने अटैक किया और उनके जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में केशम आइलैंड है वहां के रडार के ऊपर, उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स के ऊपर घातक हमले किए। जब उन्होंने हमले किए तो फिर ईरान ने, क्योंकि ईरान ने ये कसम खाई है कि जैसे ही अमेरिका कोई अटैक करेगा मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, तो उसने अटैक कर दिए 21
अटैक उन्होंने किए, कुवैत में किए। कुवैत में तो अमेरिका का जो 5th मैरीन फ्लीट है उसके ऊपर अटैक किए। उन्होंने जॉर्डन में अटैक किए, और उनके अटैक के बाद अब फिर अमेरिका इस पोजीशन में है कि उन्होंने कहा कि चलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी। उधर ईरान ने हालांकि कहा तो नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान भी इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि फिर दोबारा ईरान और अमेरिका इस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि इस बीच में कोई और इंसिडेंट हो जाए और फिर ये टूट जाए, पर हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस बार ईरान और अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को और आगे ना बढ़ाए तो शायद कोई पीस डील हो सकती है। नहीं, लेकिन सर ईरान जिस तरीके से अपना तेवर अब तक दिखा रहा है, अब देखिए जो हमला होता है उसका पलटवार भी किया जाता है, और ईरान ने हमेशा से दिखाने की कोशिश की है कि उसकी सैन्य क्षमता अभी कम नहीं हुई है, उसके पास ताकत अभी भी बची हुई है, हथियार का जखीरा उसके पास मौजूद है। और ऐसे में अगर टोटल विक्ट्री की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि समझौते के लिए ईरान लगभग तैयार हो गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं। तो क्या वाकई में ईरान जो है अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म कर देगा? और अगर कर देता है, मान लीजिए समझौता हो भी जाता है, तो क्या कोई शर्त ईरान रखेगा? देखिए, जो परमाणु समझौता होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की टर्म्स पर होगा, अमेरिका की टर्म्स पर नहीं होगा। अमेरिका के लिए तो वो फेस सेविंग होगा। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक काल्पनिक पिक्चर आपके सामने पेंट करता हूँ। वो ये है कि ईरान ने ये कह दिया कि हाँ, मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, मैं यूरेनियम को एनरिच नहीं करूंगा, मान लीजिए ये कह दिया। मगर जो कंडीशंस डिटेल में बनाई गई उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि ईरान किसी दूसरी कंट्री से भी एटॉमिक बम नहीं लेगा, और मान लीजिए ये कंडीशन हटा दी गई। और इसके ऊपर अमेरिका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब कीन है इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए, वो मान भी गया। तो दिखाने के लिए ये हो गया कि हाँ, ईरान ने कह दिया कि वो एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री से एटम बम ले सकता है, ये बात को क्लियर कट नहीं बताया गया। और अब आप याद कीजिए कि अमेरिका के ही जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, फॉर्मर यानी कि पुराने वाले, उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक ना करते तो अगले 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया का एटम बम रशिया के थ्रू ईरान में डिप्लॉय होने वाला था। अब ये बात सच हो या झूठ हो, लेकिन इससे ये तो पता लगता है कि खुद अगर अमेरिका अपने 150 न्यूक्लियर बम यूरोपियन 5 कंट्रीज के अंदर डिप्लॉय कर सकता है, रशिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बेलारूस में डिप्लॉय कर सकता है, तो कौन रोक रहा है नॉर्थ कोरिया को अपना एटम बम ईरान में डिप्लॉय करने के लिए? और मान लीजिए ये शर्त हटा दी जाए, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय चूंकि डोनाल्ड ट्रंप दिखावे के लिए कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वो ये महसूस कर रहे हैं कि ईरान की शक्ति जो युद्ध के बाद माना जा रहा था कि खत्म हो गई, असलियत में वो और बढ़ गई है, क्योंकि अब उसने ये बता भी दिया और अभी अभी अटैक्स के अंदर दिखा भी दिया कि पुरानी मिसाइल के अलावा अभी तो बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो हमने अपने जखीरे में से निकाले ही नहीं थे। यानी कि अभी एक अदृश्य ताकत ईरान की तरफ से ऐसी है जो अब तक दिखाई नहीं गई थी। यानी कि उसमें उनकी उस किस्म की मिसाइलों जो जिनका वार हेड पहले तो एटमॉस्फेयर से स्पेस में जाता है, फिर स्पेस से वापस आता है, फिर मैन्यूवर करता है, और मैन्यूवर करते हुए फिर अटैक करता है। कमाल की, मतलब दिस इज मैन्यूवरेबल रिटर्न व्हीकल। ये टेक्निक जो है, जो ईरान ने अपनी मिसाइलों में पैदा की है, अब अगर इसका इस्तेमाल होगा तो ये तो बहुत ही डेंजरस होगा। तो अमेरिका इससे निकलना चाहता है। इसका मतलब कोई अगर समझौता होता भी है तो वो दिखने में बेशक विन विन सिचुएशन लगे, लेकिन वो वन साइडेड होगा, यानी कि जो ईरान की लेकिन सर जरा ये भी समझाइए, जो अब तक बातचीत हुई है
और अब तक जो स्थिति बनती हुई दिखाई दी है मिडिल ईस्ट में, उसके मुताबिक आप क्या आकलन कर पा रहे, क्या वाकई में जो एक प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान पर हुई अमेरिका की ओर से, क्या इसमें अमेरिका सफल हो पाया है? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक रणनीति बनाई, क्या इसके बाद ईरान की जो सैन्य क्षमता तो हम देख ही रहे, जिसका प्रदर्शन भी लगातार ईरान कर रहा है, लेकिन क्या रणनीति ईरान की कमजोर हुई है प्रेशर बनाने के बाद? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ है। हाँ। कमजोर अगर रणनीति हुई है तो वो अमेरिका की हुई है। अमेरिका ठीक है। का नेवल ब्लॉकेड, क्या वो सक्सेसफुल हुआ है? अरे, जो जो आप ईरान के नेवल वेजल्स को रोक रहे थे आने से भी जाने से भी, ईरान ने रास्ता निकाल लिया। उसने कहा कि अच्छा, इराक के नाम पे जाएंगे। अब वो जो वेजल से इराक के नाम पे जा रहे हैं और फिर इराक से बाय रोड वो ईरान में आ रहे हैं, यानी कि उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो नेवल ब्लॉकेड का भी पूरा इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात, जो कुछ अमेरिका ने अटैक किया, उस अटैक से डैमेज तो हुआ है, लेकिन ईरान के लड़ने की जो विल पावर है वो कम नहीं हुई। अगर वो कम हुई होती तो आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोई तो सिग्नल देता ऐसा कि जो उनकी कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड को दिखाए। उन्होंने तो ये कह दिया कि हम तो समझौता करने के लिए भी तैयार नहीं है, हम कीन नहीं है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये समझौता अमेरिका कर रहा है। इसका मतलब अमेरिका की रणनीति शुरू से लेके अब तक कामयाब नहीं हुई। ना तो वो यूरेनियम एनरिच्ड 60% तक का जो था, ना उसे हासिल कर पाए, ना रेजाइम चेंज कर पाए, और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक बाई प्रोडक्ट था उसको खुलवा पाए। बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ना खुलने की वजह से अमेरिका के कारण बाकी दुनिया को और नुकसान हो गया और लगातार हो रहा है। लिहाजा इस युद्ध के अंदर मैं समझता हूं आगे कुछ भी हो, ये तो भगवान जाने की क्या होगा, लेकिन जो अब तक हुआ है वो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए न केवल इंजरी है बल्कि इंसल्ट भी है। दिखाने के लिए कुछ भी कहे, और आदमी हो या देश हो, वो घाव को तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। और इसलिए वही फिर माना स्थिति। जाए कि इस समय जो ये युद्ध है वो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की फांस बन चुका है, और तभी तो इजराइल पे भी अब रोक लगाते हैं कि आप पलटवार मत कीजिए, आप हमला मत कीजिए। अब जो खबर सामने आई थी कि उनको भी फटकार लगाएगी बेंजामिन नेतन्याहू को, तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। वो इजराइल जिसको 1948 में खुद अमेरिका ने ही बसाया हो मिडिल ईस्ट के अंदर, उस समय इस लिहाज से कि वहां की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में मेरा दबदबा बना रहे, वो इजराइल जो एक किस्म से उसका बच्चा है अमेरिका का। टर्की तो कहता ही है कि ये अमेरिका का स्पॉइल्ड चाइल्ड है। उस इजराइल को अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आपसे सब नफरत करते हैं, अगर मैं ना रहा होता तो आप जेल में होते। और अब कह रहे हैं कि आप मान जाइए, आप बैरूत के ऊपर हमले मत कीजिए, और नहीं तो वो समय दूर नहीं जब आप अकेले पड़ जाएंगे। यानी कि ये बातें इस लेवल तक अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मतलब सबसे प्यारा है, इन द सेंस वो किसी तरह से ईरान से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, और उसके लिए अगर इजराइल को सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो तैयार हैं। इन द सेंस कि वो शायद अपने आप को निकाल, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए शायद ये इसलिए दिए कि अब आगे इजराइल संभाले लड़ाई को और वो लड़ाई से बाहर होते हैं। अच्छा, इजराइल जो है, इजराइल भी उनकी बात को पूरी तरह तो मान नहीं रहा है। जब इनका पीस समझौता हो भी गया था, चाहे वाशिंगटन में 2 बार लेबनान के साथ हुआ हो, इजराइल ने तोड़ दिया, हिजबुल्लाह ने भी तोड़ दिया, इजराइल ने भी तोड़ दिया। और इधर अब जब अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल ने फिर अनाउंस कर दिया साउथ लेबनान के एक पर्टिकुलर एरिया को कि आप इस जगह को 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, वरना मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। तो इट मीन्स इजराइल इज एडामेंट। लेकिन अगर कोई समझौता होता है और कोई विन विन सिचुएशन ईरान और अमेरिका में बनती है, उसका डायरेक्ट नुकसान इजराइल को होगा। इजराइल चाहता है कि मैं किसी तरह से ईरान को इतना डीकैपेसिटेट कर दूं कि वो अगले 20 साल तक इस पोजीशन में ना हो कि मुझ पे अटैक कर सके।
उसकी मिसाइलों के रेंज को 300 किलोमीटर तक लिमिट कर दूं, पर ऐसा हुआ कैसे? इसका मतलब वही है जो मैंने एग्जांपल दी कि जैसे हलवाई और फूड इंस्पेक्टर में विन विन सिचुएशन हो जाए तो कंज्यूमर को नुकसान होगा। अगर इनमें समझौता हुआ अमेरिका और ईरान में, तो उसका नुकसान होगा इजराइल को, लेकिन लेकिन सर क्योंकि यहाँ पर इजराइल एक उसका चीज और समझने वाली चीज है कि देखिए पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि इस वक्त अमेरिका किस स्थिति में है इस जंग में, और आप भी देखिए आकलन कर रहे हैं कि रणनीति अमेरिका की कमजोर पड़ी है। ऐसे में ईरान को भी तो ये पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो ऐसी स्थिति में है जो इस जंग से निकलना चाहता है, और यही वजह माना जाए कि ईरान इतने लंबे समय से मोल भाव इस वक्त अमेरिका के सामने कर रहा है। और जब मोल भाव की स्थिति में ईरान है तो क्या वाकई में ऐसा लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि समझौते के लिए ईरान तैयार हो चुका है, इतनी आसानी से क्या ईरान परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये ईरान को आकलन हो गया कि अमेरिका इस युद्ध से बचना चाहता है। जी ये ईरान को आकलन हो गया, और आकलन होने के बाद वो एक बड़े पीस डीलर है। वो डील करने में अमेरिका से ज्यादा अभ्यस्त हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया, और इसका फायदा उठाने के बाद उन्होंने तरह तरह के ऐसे बयान अलग अलग लेवल से, चाहे उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हो, या उनके राष्ट्रपति हो, या उनकी आईआरजीसी के जनरल वहीदी हो, ये सब अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं कि हम दुश्मन को समुद्र की तली में डुबो देंगे, दुश्मन को अंधकार में डुबो देंगे, दुश्मन को आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास कितने खतरनाक और नए और हथियार हैं। यानी कि ये ईरान को भनक लगने के बाद उन्होंने अपना ये करना शुरू किया है। दरअसल में नुकसान तो ईरान को भी बहुत हुआ है। ईरान में तो करीब 30,000 टारगेट्स के ऊपर टनों टनों बारूद बरसा है। उसकी सैटेलाइट लोकेशन, उसकी रिसर्च लोकेशन, उसकी आईआरजीसी लोकेशन, सब हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया था। लेकिन फिर भी आईआरजीसी है जो इस बात को पकड़े हुए है। मोजतुबा खोमेनी है जो ऐसे समय में, जिसे नर्व कहते हैं, बैटल ऑफ नर्व, तो बैटल ऑफ नर्व में ईरान एक बड़ा लीडर बन के सामने आया है। बहुत नुकसान सहने के बाद भी वो ये फेस दिखा रहा है कि मेरे पास ताकत बहुत है, और इसी का वो फायदा उठा रहा है। और ये फायदा इसलिए उठा पाया क्योंकि अमेरिका की नीतियां कमजोर नहीं, जिनसे आम आदमी को, हम जैसे लोगों को भी ये समझ में आ गया कि अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाह रहा है। इसका वो फायदा उठा रहा है ईरान। लेकिन लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि मान लीजिए इस वक्त जो समझौते की बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मान लीजिए समझौता हो भी जाता है, ईरान झुकने के लिए तैयार हो भी जाता है, इस स्थिति में इजराइल क्या करेगा? क्योंकि इजराइल तो ये चाहता है कि ईरान के साथ जंग खत्म होनी ही नहीं चाहिए, फाइनल अब जो है जंग ये होनी चाहिए ताकि अब वापस से जो ईरान है वो मजबूत स्थिति में ना हो और इजराइल के लिए खतरा ना बने। अगर समझौता हो गया तो इजराइल का कदम क्या होगा? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर समझौता हुआ तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा। लेकिन इजराइल अमेरिका के खिलाफ भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि इजराइल उस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर तो कर दे, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो फिर लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, या वो एक ये शर्त रख दे कि समझौता मंजूर है लेकिन समझौते में लेबनान शामिल नहीं होना चाहिए। और लेबनान शामिल नहीं होना चाहिए, लेबनान के ऊपर अटैक एक किस्म से ईरान के ऊपर अटैक है। यानी कि अगर तादाद से ज्यादा लेबनान के ऊपर इजराइल ने अटैक किए तो मजबूरन ईरान को बीच में आना पड़ेगा, और जैसे इजराइल की तरफ से अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा, यानी फिर दोबारा से ये युद्ध शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बगैर इजराइल को विलिंगली इंक्लूड किए, यानी कि जबरदस्ती तो कर सकता है अमेरिका, क्योंकि इजराइल को उसने बताया है और इजराइल ने खुद कहा है कि मैं अमेरिका की बात को मानूंगा, लेकिन उसने ये भी कहा है कि मैं लेबनान में तब तक हमले बंद नहीं करूंगा जब तक हिजबुल्लाह के सारे हथियारों को जमीन पर नहीं गिरवाया जा सकता। लेबनान की आर्मी इस कंडीशन में नहीं है
कि वो हिजबुल्लाह को ये करवा सके। इसका मतलब कि वो हिजबुल्लाह पर अटैक करेगा। हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक ईरान के लिए हमास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हिजबुल्लाह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमास सुन्नी है, हिजबुल्लाह जो है ये शिया है और ईरान भी शिया है। तो ईरान और हिजबुल्लाह आपस में इंटरकनेक्टेड है। हिजबुल्लाह के ऊपर हमले का मतलब ईरान को दर्द होता है। मीन्स कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक जारी रखे तो जी। ईरान को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पीस हो भी जाती है, पीस डील, तो वो लंबे समय तक करेंसी में नहीं रहेगी। इट विल बी फ्रेजाइल, इट कैन ब्रेक एनी टाइम। हाँ, लेकिन लेकिन इस समझौते के बीच में जो अब तक ईरान की शर्तें रही हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो अब तक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध हटने चाहिए, जो नुकसान जंग में हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। क्या माना जाए कि ये शर्तें दोबारा से ईरान रख सकता है अमेरिका के सामने, और अगर रखेगा तो इस पर क्या स्टैंड अमेरिका का होगा सर? देखिए, उन शर्तों का ऑलरेडी अमेरिका ने एक जवाब दे दिया, और एक किस्म से ऐसा हो गया कि जैसे ईरान के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी हो। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि जो 24 बिलियन डॉलर जो 24 बिलियन डॉलर ईरान के दूसरे बैंकों के अंदर जमा है, उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान के रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए। यानी कि बजाय इसके कि उसका फ्रीज अमाउंट को डीफ्रीज किया जाए, यानी कि ईरान को दिया जाए, अमेरिका ने ये एक बीच में अड़ंगा डाल दिया कि वो पैसा तो रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या करेगा ईरान? अब तो ईरान का इसका मतलब ये हो गया कि उसके वो 24 बिलियन डॉलर भी गए, और जब 24 बिलियन डॉलर गए तो उसकी जो दूसरी डिमांड थी कि मुझे कंपनसेशन दिया जाए, जो मेरा नुकसान है, तो वो कंपनसेशन में कल को इजराइल मांगेगा जो मेरा नुकसान है मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो युद्ध के अंदर ऐसा कोई कंपनसेशन होता है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कोई भी ऐसी टर्म सामने आएगी कि उसमें अमेरिका अनाप शनाप पैसे दे देगा ईरान को, लेकिन कुछ अवश्य देगा। क्यों देगा? क्योंकि 2015 में जब इनका एक न्यूक्लियर डील हुई थी, उस समय ओबामा ने बाकायदा जहाजों में कैश अमाउंट, कैश डॉलर भर भर कर ईरान पहुंचाए थे। जी। और अब भी अगर न्यूक्लियर डील होगी तो उस न्यूक्लियर डील के एवज में अमेरिका उनको पैसे तो देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही वाली स्थिति आ जाए दोबारा जो 2015 में थी। लेकिन फिर भी अमेरिका चूंकि एक रिच कंट्री है, उसके लिए 24 बिलियन डॉलर कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। वो हो सकता है कि वो रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट में अपनी तरफ से खर्च करे और वो ईरान ठीक को है। दे भी दे। जी ठीक है, और ऐसे में सर अब यही देखना होगा कि क्या वाकई में अब जो दुनिया है वो एक नई परमाणु समझौते की तरफ आगे बढ़ रही है। आने वाले 2 हफ्ते में आखिर होने क्या वाला है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।